हाय क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखो, जानते हो आप लोग कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स पास आने वाले हैं और जाहिर सी बात है दिल में बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन धुक धुक हो रही होगी, डर लग रहा होगा और इतने सारे प्रेशर के बीच में आप जो अपनी तैयारी कर रहे होंगे वो तैयारी कहीं थोड़ी सी भी उसमें मिस्टेक हो या कुछ ऐसी गलत तैयारी ना हो जाए कि आपको एक्चुअल में जो आपका आखिर में रिजल्ट आने वाला है उस पर फर्क पड़े। सो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ ऐसी कुछ मिस्टेक्स की जो कि जनरली बच्चे कर रहे होते हैं। आप इतने ज्यादा प्रेशर में आ जाते हो ना, ऐसा लगता है कि भाई एग्जाम्स पास आने वाले हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स मुझे कवर करने हैं और अब तो साथ ही साथ सीयूईटी का प्रेशर भी है क्योंकि एग्जाम्स के बाद, बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा सीयूईटी का। सो इतने सारे प्रेशर के अंदर आकर के हमारी तैयारी पे जाहिर सी बात है वो जो प्रेशर है उस प्रेशर में आकर के हम बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो हम उस प्रेशर में आकर के ना कहीं ऐसा कुछ ना कर बैठे जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट अच्छा आने की जगह और हम लोग कहीं ना कहीं परेशान हो जाए और पीछे रह जाए। तब फिर हम सोच रहे होंगे कि यार इतनी तो मेहनत करी थी पर फिर मेरे मार्क्स कहाँ पे चले गए। तो यही वो गलतियां हैं जो आप तैयारी करते वक्त, मेहनत करते वक्त ये गलत कर रहे होते हो और इसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आ पाता या फिर कहीं ना कहीं मेहनत के हिसाब से आप रिजल्ट उतना अच्छा नहीं दे पाते हो। सो इस वीडियो के अंदर जो मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ ना, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। देखो, इस वीडियो के अंदर मैं केवल आपको ना इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर नहीं बताऊंगी कि इंग्लिश के एग्जाम में ये गलतियां मत करना। मैं आपको एक जनरली बताने वाली हूं कि ये गलती हर बच्चा कर रहा होता है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, या फिर अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है, आपको खुद एहसास होगा वीडियो को देखते वक्त कि हाँ यार ये तो मैं भी कर रहा था, ये गलती तो शायद मैं भी करता, लेकिन अब मेरे को पता चल चुका है तो ये गलतियों पे तो मेरे को खास तौर पे ध्यान देना है कि ये गलतियां तो बिल्कुल भी ना हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपको नहीं करने हैं। जो बच्चे कर रहे होते हैं उसको तो बिल्कुल मत करना, उसकी वजह से मार्क्स कटते हैं। और फिर वो पॉइंट्स भी बताऊंगी जो आपको करने हैं ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो बेहतर हो सके। ठीक है, सो हम लोग स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों चीजों पे ध्यान देने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना कि अगर, देखो जाहिर सी बात है आपने वीडियो ओपन करी है क्योंकि आप भी देखना चाहते हो, आप भी जानना चाहते हो कि भाई मैं अपना अच्छा रिजल्ट कैसे लेकर के आऊं, कौन सी गलती मुझे नहीं करनी है। तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं। मैं आपको ये भी बताने वाली हूं कि भाई इन गलतियों को ना करके आपको क्या चीजें करनी है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी। ठीक है, चलो, सो स्टॉप डूइंग दीज मिस्टेक्स। ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12। ये गलतियां जो मैं अब आपको गिनवाने वाली हूँ ये तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है अपने एग्जाम की तैयारी करते वक्त। तो बेटा इसमें सबसे पहले आता है एग्जाम से एक दिन पहले बैठ के चैप्टर नहीं पढ़ना है। ये तो आप बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप भी इस कैटेगरी में लाई करते हैं तो ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना है कि भाई देखो तुम्हारे पास पूरे साल का टाइम था यार, अब तुम उठा करके किताब पढ़ रहे हो। ये तो मतलब गलत हो जाएगा प्रॉपर ही कि अब बैठ के मैं पहला चैप्टर पढ़ रहा हूँ कि अच्छा ये भी है, अरे ये थियरम भी है, अरे ये वाला चैप्टर में ऐसा ऐसा हुआ था, पता ही नहीं है भाई। ठीक है, तो ये तो गलती बिल्कुल मत करो। पूरा साल था तुम्हारे पास यार, अब तुम सोच रहे हो कि अब तुम नया चैप्टर पढ़ोगे, कुछ नई जानकारी इकट्ठा करोगे, उसके नोट्स बनाओगे। क्या फायदा है इन सब चीजों का? ये नोट्स किसके काम आने वाले हैं? तुम्हें पहले पढ़ना चाहिए था और उससे पढ़ने के नोट्स तब बनाने चाहिए थे ताकि इस समय पर नोट्स काम आ सके। अब बैठ के किताब खोल करके नोट्स बनाने मत बैठो कि ये हाँ ठीक है ये नोट्स है। अब इस समय पर आपको एक्चुअल में रिवाइज करने का ये टाइम है। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम अब आप हमें बोल रहे रिवाइज करने का टाइम है, अब हम क्या करें, हमने तो पहले पढ़ाई नहीं करी, हम तो लास्ट मोमेंट का इंतजार करने वालों में से हैं, हम तो अभी उठा करके पढ़ाई करने बैठे हैं, ऐसे में हम क्या करें? तो देखो जाहिर सी बात है बेटा, ऐसे में अगर आप बैठ करके सोच रहे हो कि मैं कोई नया चैप्टर उठा लूं और मैं पढ़ने लग जाता हूं इस नए चैप्टर को, है ना, और इसके नोट्स बना लेता हूं, अब आपको वो काम नहीं आने वाला है। आप उसमें समय बर्बाद कर रहे होगे। वही टाइम अगर आप इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके होते, आज रिवीजन करते तो 10-15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में रिवीजन हो जाता और फिर उसके बाद आप दूसरे चैप्टर पे या दूसरे किसी सब्जेक्ट पे टाइम दे पाते। अब क्योंकि आपने वो पूरा का पूरा क्या कर लिया है, गुड़ गोबर हो चुका है, पूरा का पूरा आपका जो स्ट्रैटेजी है वो पलट चुकी है। अब आपने पूरा इतना बड़ा ब्लंडर कर ही दिया है, तो अब आप सोच रहे हो कि इस टाइम पे बैठ करके मैं 3-4 घंटे लगाऊं इस चैप्टर को समझने में, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप कर सकते हो कि आप कोई यूट्यूब पे जाकर के वीडियो देख सकते हो ताकि आपको कम से कम टाइम में ना वो थियोरी है या जो भी आपको चैप्टर है, जो भी आपका उसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए एंड देन फिर आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। इस तरीके से अप्रोच उठाओ। ठीक है, नया चैप्टर उठा करके बैठ के पढ़ने मत लग जाओ कि भाई उठा करके नया चैप्टर अपने आप से रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। वीडियो का सहारा ले लो, ऑलरेडी कुछ टीचर्स ने बना रखी होंगी। देखो हमारे इसी चैनल पे आपको इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की, जहां पे उन्होंने एक ही वीडियो में 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो सब बता देंगे टीचर्स। तो वहां पे तुम्हारा काम वैसे ही आसान हो जाएगा।
अगला जो पॉइंट है बेटा, फोन को पढ़ते टाइम पास मत रखो। ये सबसे बड़ी गलती है जो मैं जानती हूं कि तुम कर रहे होगे, है ना। लेकिन अभी देखो ये सिग्नल है, भगवान ने तुम्हारे पास ये वीडियो दिखा दी है ना तुमको, तो यही वो एक साइन है, यही वो एक इशारा है कि फोन को अपने से दूर रख के पढ़ो। देखो मैंने भी जब पढ़ाई करती थी ना, फोन हमारे टाइम पे भी थे, ठीक है, और वो फोन में हल्की सी भी लाइट जले ना तो ध्यान जो अभी तक मेरा चैप्टर के ऊपर था वो एकदम से ऐसे जाता है और ये होते कह रहे किसका मैसेज है। अब चाहे ना पता हो किसका मैसेज है, कुछ ना हो, बस वो लाइट भी जल जाती है ना फोन की, तो भी एकदम ध्यान हो जाता है कि देख तो ले जरा। और अगर बाई चांस किसी दोस्त का मैसेज आ गया या कोई नोटिफिकेशन आ गया या गलती से तुम इंस्टाग्राम खोल के बैठ गए और तुमने रील स्क्रॉल करना चालू किया, भाई पूरा दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता, वो रील कभी खत्म नहीं होती है, चलती चली जाती है। तो प्लीज इस गलती को मत करो। आप अपना प्रॉपर एक टाइम निर्धारित कर लो कि इस टाइम पे मैं पढ़ने वाला हूं, उस टाइम पे फोन अपने से कोसों दूर रखो। स्विच ऑफ कर सकते हो भाई, स्विच ऑफ करके बैठो, बाकी टाइम में आप निकालो अपना टाइम ना, जब आपको सोने से पहले रील देखनी है, आपको सुबह देखनी है, स्कूल से आते वक्त जो भी करना है, ठीक है। लेकिन जब आपने वो टाइम डेडिकेट कर दिया है पढ़ने के लिए, तो उसमें पढ़ो, फोन को दूर रख दो, दूसरे कमरे में रख करके आ जाओ, केवल वो बैठ करके उस टाइम में आपको सिर्फ स्टडीज करनी है। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देखो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका ध्यान, आप टाइम ही बर्बाद कर रहे हो। आपने 15 मिनट कुछ पढ़ा कहीं और, फिर फोन पे ध्यान चला गया, वो 15 मिनट पढ़ा हुआ अभी फालतू में चला गया, टाइम भी बर्बाद हो गया, 1-1.5 घंटा निकल गया ये सब चीजें करने में। सो ये दिस इज टोटली प्रॉपर वेस्ट ऑफ टाइम, ये हमें नहीं करना है अब, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे आके एक और बड़ी गलती जो हम करते हैं ना, वो है नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप। यार मैं समझ रही हूँ बहुत प्रेशर है, मैं सच में आई कैन फील यू, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। मैं भी गुजरी हूँ उस मोमेंट से कि जब हमारे सर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और हमको लगता है यार मुझे इतने सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, मेरे पास टाइम कम बचा है, मुझे यहाँ पे क्लास 12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आने, इस बार मुझे प्रूव करना है लोगों को कि मैं भी बहुत बेहतर हूँ, ठीक है, या फिर मुझे CUET भी क्रैक करना है, मैं बहुत अच्छे कॉलेज में जाना है, मेरे को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। इस बीच में ना प्रेशर में आकर के वो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा तुम्हारे जैसा सोच बैठता है कि मैं नींद में सोऊंगा नहीं, मैं सिर्फ मेहनत करूंगा। मैं समझ रही हूं तुम्हारे अंदर की लगन को, मैं अप्रिशिएट भी कर रही हूं, मैं समझ पा रही हूं तुम किस प्रोसेस से गुजर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बट बेटा इस समय पर ये सबसे बड़ी गलती है, और मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ये कोई किताबी बात नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा एक पर्सनल एडवाइस है अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेरे से ये गलती हुई है। मैं भी आपके टाइम पे क्लास 12th में थी, मेरा अकाउंट्स का पेपर था और मैंने पूरी रात बैठ करके पढ़ाई करी। सच मानो मैं 1 मिनट के लिए नहीं सोई, मैंने आंखें बंद नहीं करी, क्योंकि मैं भी उस फितूर में थी। मुझे भी लग रहा था कि भाई इस बार जाएंगे बिना पढ़े पेपर करके आएंगे। फिर दोस्तों के बीच में भी थोड़ी सी हवाबाजी हो जाती है ना कि भाई मैं तो बिना पढ़े आया हूं, मैंने पूरी रात बैठ के पढ़ाई करी है। कोई कहता है मैं सिर्फ 2 घंटे सोया हूं, मैंने पूरी रात पढ़ाई करी है। कोई फायदा नहीं होता इन सब चीजों से। मैं बिना सोए एक्चुअली पढ़ाई तो बहुत करी थी, पूरी रात पढ़ाई करी थी, बिना सोए एग्जाम देने गया। पता है अल्टीमेटली क्या हुआ? मेरे प्री बोर्ड्स थे। अच्छी बात है कि ये स्टंट मैंने अपने बोर्ड्स में नहीं किया, वरना तो बहुत दिक्कत आती। प्री बोर्ड्स का टाइम था और जब मैं क्वेश्चन पेपर देखने बैठी, मेरे क्वेश्चन ना ऐसे दिमाग में सारे घूम रहे थे, क्योंकि नींद जो है वो हावी हो रही थी और मैं क्वेश्चन पेपर सारा, मेरी आंखें ऐसे धुंधली धुंधली हो रही थी क्योंकि नींद छा रही थी आंखों में, और मैं बैठ के पढ़ नहीं पा रही थी। मैं बार बार अपना हेड डाउन कर रही थी, मेरे को नींद आ रही थी बार बार। इसमें मेरा टाइम इतना ज्यादा गया। क्वेश्चन पेपर बार बार रीड कर रही हूँ, फोकस के साथ रीड कर रही हूँ, पर वही है ना, दिमाग थक गया है, पूरी रात उसने काम किया है, मैं उसको बिल्कुल रेस्ट नहीं दे पाई। तो इस वजह से मेरा वो जो एग्जाम है वो भी बहुत बेकार गया। उस दिन मेरे टीचर्स ने भी देखा, उन्होंने भी बोला कि ये सबसे बड़ी गलती करी है तुमने कि तुम बिना सोए पढ़ते रहे और एग्जाम देने आ गए। और देखो इस वजह से एग्जाम आज ढंग से कर भी, सारे सवाल आते हैं, लेकिन सवाल को लिखने का लिए जो ताकत चाहिए है ना, वो तो नहीं मैं लगा पा रही थी उस वक्त। वो मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी, अटेंशन नहीं दे पा रही थी, फोकस नहीं कर पा रही थी अपने एग्जाम पे। सो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम आप भी फेस करेंगे। इस गलती को प्लीज मत करना। ये गलती मुझसे हुई थी और उसके बाद से मैंने ये एक आई मेड श्योर ऑफ इट कि भाई मैंने ना ये कभी भी कोई एग्जाम बिना सोए तो जाना ही नहीं है देने के लिए। प्रॉपर रेस्ट के साथ जाना है। कई बार पता है आपको, हमारा रिलैक्स्ड माइंड होता है ना, तो कोई सवाल जो हमें नहीं भी आ रहा होता ना, उसके अंदर अगर वो रिलैक्स्ड होगा आपका दिमाग, तो उसके अंदर फिर भी एक बार को इतनी क्षमता होगी कि वो आपको फिर भी कुछ पढ़ा हुआ याद दिला देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस दिमाग को थका रखा है ना, तो बेटा पढ़ा हुआ भी आपको ढंग से याद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बेचारा थक चुका होगा। तो प्लीज प्रॉपर नींद के साथ ही जाएं एग्जाम देने के लिए। अगला जो आपका पॉइंट है, नॉट सॉल्विंग सैंपल पेपर्स, ये सबसे बड़ी गलती जिस पे मैं जितना ज्यादा दबाव डालूं उतना कम है। सबसे बड़ी गलती है अगर आप सैंपल पेपर को सॉल्व करके नहीं जा रहे। भाई तुम्हारे बोर्ड ने तुमको पेपर दे दिया है, वो बता रहा है कि देखो ऐसे तरीके के सवाल आएंगे, ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा, इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो आप उसी को देख के नहीं जा रहे, तो जाहिर सी बात है कि मतलब सामने वाला खुद कह रहा है बेटा कि ये मैं पूछूंगा, तो आप जब उसी को देख के नहीं जा रहे तो फिर तो तुमने पूरी तैयारी कर रखी है डूबने की। तो भैया नाव हमें डुबानी नहीं है, हमें तैर के पार निकलना है, ठीक है।
सैम्पल पेपर को सॉल्व करो। इंग्लिश का ही अगर मैं बता दूं, इंग्लिश के सैम्पल पेपर में ना डिफिकल्टी लेवल पता चल जाता है। पता चल जाएगा कि वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाले, या फिर उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आने वाले। तो सैम्पल पेपर से समझ में आता है कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कितने न्यूमेरिकल्स पूछेंगे, कितने थियोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये सब सैम्पल पेपर से पता चलता है। तो अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करके जा रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, सैम्पल पेपर को सॉल्व करो। हमारी वीडियोस पड़ी हैं इस चैनल के ऊपर जहां पे सैम्पल पेपर टीचर्स ने सॉल्व करवाए हैं, वो वीडियोस देखो, खुद से सॉल्व करके देखो, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अगली जो पांचवी गलती बच्चे करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एकमात्र सहारा है, ठीक है, एकमात्र आपका उपाय है। हमें समझ में नहीं आता ना किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं एग्जाम में, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर में से कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइप के न्यूमेरिकल, कौन सा थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये सब पता चल जाएगा तुम्हें अपने आप। अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, पिछले 10 साल के 5 साल के पेपर उठा करके देखो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, अपने आप एक पैटर्न दिखने लग जाएगा आंखों के सामने कि भाई इस वाले चैप्टर से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, यानी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पिछले 10 सालों में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं। या पता चल जाएगा कि इस वाले चैप्टर के इस वाले थ्योरम से इतने सारे सवाल आए हैं, यानी कि ये वाला चैप्टर का ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बेटा अपने आप चैप्टर की इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें पता चलेगी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आराम से एनालाइज करते हो, बैठ करके सॉल्व करते हो तो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप तुम्हें ना बहुत सारी चीजें बता देगा कि भाई इतने बड़े ब्रह्मांड के ज्ञान में से इतनी सारी किताबें, इतनी मोटी मोटी किताबों में सब कुछ नहीं पढ़ना, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से तैयार करके जाओ, वो सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पता चलेगा। ये बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। अच्छा, अगली जो छठी गलती बच्चे कर रहे थे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं यार। भाई तुमको 3 घंटे बैठ करके वहां लिखना है, तुम्हें लिखने की आदत नहीं है तो तुम कैसे लिख पाओगे। और सबसे ज्यादा तो इंग्लिश के पेपर में बच्चे कंप्लेन करते हैं, या हिस्ट्री के पेपर में, इस टाइप के पेपर में सबसे ज्यादा बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमारा एग्जाम छूट गया। क्यों छूट गया? धीरे धीरे लिखने में लगे हुए थे। और आंसर राइटिंग तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश में भी इसलिए बन जाता है क्योंकि आधे से ज्यादा दिमाग हमारा यूं घूम रहा होता है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर तो जानता हूं, क्योंकि दिमाग में आंसर तो आता है, लेकिन इसे इंग्लिश में कैसे लिखूं। बेटा ये सब अभी से करके चलना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस है जो आपको चाहिए, ये प्रैक्टिस के साथ ही ठीक हो सकता है। इसकी कोई घुट्टी नहीं है कि मैंने ये काढ़ा बनाया और मैंने पिला दिया, ऐसा हो पाता तो मैं वो भी पिला देती, बट इट इज नॉट पॉसिबल। ये प्रैक्टिस से ही ठीक होगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो उनको प्रैक्टिस करो, आंसर लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तभी परफेक्शन मिलेगी, ठीक है। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करे बिना जाओगे तो जाहिर सी बात है, एक तो गलत सलत आंसर लिख करके आ रहे होगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आंसर में होने चाहिए वो शायद मिस कर दोगे, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे होगे, पेपर छूट जाएगा। और वहीं पर अगर आपने अभी से तैयारी करनी चालू कर दी आंसर राइटिंग की, तो आपके पास टाइम होगा अपने आंसर्स को जज करने का। आपको पता चलेगा कि यार मैं कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भूल गया, ठीक है, मैं कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर गया हूं, मैंने कौन सी चीजें नहीं लिखी हैं। सो अभी आपके पास मौका होगा और आप उसको रेक्टिफाई कर पाओगे, उन मिस्टेक्स को ठीक करके ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो ये गलती एग्जाम में करने से बेहतर है अभी करो और उनको सुधारो, ताकि एग्जाम में आपसे गलतियां ना हो और एग्जाम में सबसे बेस्ट तरीके से लिख करके आओगे आंसर, तो जाहिर सी बात है ना, चांसेस बढ़ेंगे अच्छे मार्क्स आने के, ठीक है। अगली जो गलती बच्चे करते हैं, फॉर्मेट पे ध्यान ही नहीं देते। भाई क्यों? फॉर्मेट तुमको मार्क्स दे देता है फ्री के। अगर एक फॉर्मेट में लिखा है डेट यहां आनी है, रिसीवर का एड्रेस यहां, सेंडर का एड्रेस यहां, अगर पता होगा तो इसके भी मार्क्स हैं। फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए, फॉर्मेट पे ध्यान नहीं दोगे तो देखो जाहिर सी बात है आपके मार्क्स कटेंगे। और पता है जब मैं आंसर राइटिंग के लिए बोल रही हूँ ना प्रैक्टिस करना, कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, बेटा एक तीर से दो निशाने। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना तो देखो जाहिर सी बात है एक तरीके से आप लिखना सीख रहे हो, है ना, हैंड राइटिंग बेटर होगी, जाहिर सी बात है। कम से कम समय में आपको कैसे पूरा पेपर अटेंड करना है थोड़ा सा मैनेज भी हो पाएगा। दूसरी चीज, आपके पास राइटिंग सेक्शन में इतने सारे ऐसे वगैरह आते हैं, तो आप ना अपने दिमाग को भी एक तरीके से ना क्या कर रहे हो, वायरिंग कर रहे हो, उसको भी उस मोड में लेकर के आ रहे हो, ताकि वो भी क्रिएटिव कुछ आइडियाज सोचना चालू करे जब आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस करोगे। देखो अभी 1-2 महीने हैं, है ना, इन 2 महीनों में भी अगर आपने प्रॉपर तरीके से फरवरी तक प्रॉपर तरीके से राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली तो आपको राइटिंग सेक्शन में भी मदद मिलेगी, आंसर राइटिंग में भी मदद मिलेगी। तो इसलिए प्रैक्टिस करके चलो राइटिंग की, ठीक है। फॉर्मेट तो ध्यान में देना ही देना है। अगला 8वां पॉइंट है, हम टाइम मैनेज नहीं करते हैं, तभी हमारा पेपर छूट जाता है। रीडिंग सेक्शन में ढंग से रीडिंग नहीं आती है, रीडिंग सेक्शन में ही हमने 25 मिनट गुजार दिए हैं, पढ़े जा रहे हैं, नहीं फायदा है यार, ये सब पहले से करना होता है ना। टाइम मैनेज करके भी चलना है हमें, ताकि हमारा देखो टाइम इस तरीके से अभी मैनेज करना सीखो ताकि एग्जाम के लिए भी फायदा दे। अभी समझो इस चीज को कि आपके पास अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपने महारत हासिल कर रखी है, तो उन सब्जेक्ट्स को ना बार बार रिपीट करने से कुछ फायदा नहीं होगा। उन सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दो जो शायद आपके वीक हैं। देखो एक सब्जेक्ट से परसेंटेज नहीं बनती, सभी सब्जेक्ट्स को ध्यान देना पड़ेगा, तब सब परसेंटेज बनेगी। तो टाइम प्रॉपर मैनेज करो, टाइम टेबल प्रॉपर बनाओ कि आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज कर पा रहे हो, वीक सब्जेक्ट्स को भी उतना टाइम दे पा रहे हो, ताकि वो भी कहीं ना कहीं आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप उनके भी क्वेश्चंस के ढंग से आंसर दे पाओ। इंग्लिश को पीछे छोड़ के मत चलो, बच्चे सब सब्जेक्ट्स में 100 में से 100 भी ला सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां नंबर कट गए ना तुम्हारे, तो तुम्हारी ओवरऑल परसेंटेज ये डुबा देगा।
तो इसको भी प्रॉपर ध्यान दे करके चलो, ठीक है। इसमें भी अच्छे से अपने मार्क्स मेंटेन करके चलने हैं ताकि हमारी ओवरऑल परसेंटेज अच्छी आ पाए। तो बेटा इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हमें इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना है, अभी से करके चलेंगे। रीडिंग का, राइटिंग का प्रैक्टिस अभी से करके चलोगे तो एग्जाम में आपका पेपर छूटने का जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टाइम मैनेज जो बच्चे नहीं करते हैं वो गलती करते हैं। अगला देखो, लैक ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करके जाते हैं, ये इसकी जो कमी है ना, बहुत बार बच्चे कंप्लेन करते हैं मैं पढ़ता तो हूं लेकिन भूल जाता हूं। कि क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि तुम्हारा रिवीजन नहीं है यार। तभी मैं कह रही हूं अगर अभी कुछ नया पढ़ना चालू कर रहे हो ये तुम्हें काम नहीं देगा। पहले पढ़ना था नया, ये रिवीजन का टाइम है, ये प्रैक्टिस का टाइम है। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा रिवीजन, उतना बेहतर परफॉर्मेंस एग्जाम में, उतना बेहतर रिजल्ट। तो अभी भी देखिए बहुत सारे ऐसे शॉर्ट वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे, इंग्लिश की भी मैं लेकर के आ रही हूँ, बाकी टीचर्स भी लेकर के आ रहे हैं। उन शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद आप उनको रिवाइज करते रहिए। देखो अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करो कि कुछ पढ़ने का टाइम भी निकले तो फिर रिवाइज करने का भी निकले। एंड रिवीजन को प्रायोरिटी बनाओ, चीजें रिवाइज करते रहो। जो आपने पहले पढ़ लिया है आज उसको रिवाइज करो। फिर कुछ नया पढ़ रहे हो उसके बाद थोड़े दिनों बाद जाकर के फिर इन सबको रिवाइज करो। तो रिवीजन है जो आपको एक्चुअल में मदद करेगा पढ़े हुए चीजों को दिमाग में रखने में, और प्रैक्टिस है जो एक्यूरेसी लेकर के आएगा कि गलतियां करने की जो क्षमता है या जो हम गलतियां कर देते हैं वो कम से कम होती चली जाएंगी प्रैक्टिस के माध्यम से। सो इसको सबसे ज्यादा महत्व दो, ये कमी मत रखो रिवीजन की और प्रैक्टिस की, वरना फिर रो रहे होगे कि पढ़ा तो था याद नहीं आ रहा है। कैसे आएगा यार याद, ठीक है। यही एक मात्र तरीका है। हम इतने सारे गाने लर्न कर लेते हैं, अरिजीत सिंह के गाने सुन लो तो चन्ना मेरे अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, उसको तुम लर्न करते हो क्या बैठ करके? नहीं ना, वो गाने चलते रहते हैं, सुनते रहते हो, कहीं ना कहीं तो अपने आप याद हो जाते हैं और फिर याद भी रहते हैं, जिंदगी भर याद रहेंगे वो गानों की लिरिक्स। कैसे हो पाता है बेटा? क्योंकि वो बार बार आपके सामने आ रहा होता है, वो गाना कहीं ना कहीं से घूम घूम के सुन लेते हो तुम 3-4 बार, तो अपने आप याद हो जाता है। तो यही तो टेक्निक है, दिमाग के को बार बार वो चीजें सुनाओ, बार बार उसके सामने वो चीजें लाओ, रिवाइज करो, अपने आप याद हो जाएगा, नहीं भूलोगे। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो गाइज वी हैव टू रॉक इट दिस टाइम ना, हमें प्रॉपर तरीके से मचाना है इस बार। हमारे स्टूडेंट्स का, मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट इतना बढ़िया आना चाहिए क्लास 12th में एंड सिमिलरली CUET के अंदर, कि उसके बाद मैं भी बहुत प्राउड तरीके से कह सकूं कि हाँ भाई हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की टीचर हूं मैं, और मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं। एंड सिमिलरली आपके ऊपर, आपको खुद पे इतना गर्व होना चाहिए कि हाँ भाई मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और मैंने इतनी अच्छी तैयारी करी थी ना कि मेरे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से भी ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं, है ना, और मैं टॉप यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ। सो ये कुछ गलतियां हैं जो अवॉइड कीजिए। ये आपको सिर्फ अभी नहीं, आपके बोर्ड्स में तो अच्छे ही मार्क्स लाने में मदद करेंगे अगर इन गलतियों को अवॉइड करके सुधार लेते हो तो, और आगे भी आपके एग्जाम्स में एज ओवरऑल जब तक आप स्टडीज में रहते हैं, जब तक आप स्टडी करते हैं, तब तक ये सारी चीजें अगर आप करके चलोगे ना, ये आपको हमेशा काम आने वाली हैं, ठीक है। सो मैं निकिता सिंह ऐसी ही एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपसे दोबारा से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।